नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो पे आप नए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप डी साइंस सॉल्व पेपर जो कि 24 सितंबर 2018 सेकंड शिफ्ट का पेपर है को सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों, इसके पहले मैं 2 पेपर सॉल्व करा चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं इस शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों, जो गैस की मात्रा होती है, किसी स्थिर ताप पर किसी गैस का मात्रा आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा, गैस की मात्रा दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दोगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको पता होगा गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv²। अब ये कह रहा है इसके शुरुआती वेग में दोगुना हो जाए, तो दोगुना होने के लिए गतिज ऊर्जा, वेग दोगुना होता है तो m2v²। तो ये हो जाएगा दोस्तों हाफ m4v²। अब दोस्तों, पूछ रहा है इसमें वृद्धि पूछ रहा है, तो वृद्धि के लिए हम क्या करेंगे, जो शुरुआती गतिज ऊर्जा है उससे हम भाग दे देंगे जो हमारा वेग दोगुना होने पे, तो हाफ m4v² बटे हाफ mv²। तो दोस्तों, हाफ mv² से हाफ mv² कट जाएगा, बचेगा 4। अर्थात दोस्तों, इसकी गतिज ऊर्जा में 4 गुना की वृद्धि हो जाएगी। अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम की इकाई है। तो दोस्तों, वंशानुक्रम की इकाई होती है जीन। दोस्तों, वंशानुक्रम का अर्थ होता है वंश का अनुक्रम, अर्थात अनुक्रम का मतलब क्रमबद्धता से किसी वंश को बढ़ाना वंशानुक्रम कहलाता है, और जिसकी इकाई होती है जीन। अगला प्रश्न है, पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने के लिए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वे होती हैं जो अपक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन करती है। पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन होता है। दोस्तों, सूर्य में हाइड्रोजन 71% तथा हीलियम 26.5% और दोस्तों अन्य तत्व जो होते हैं वो 2.5% होते हैं, जहाँ पे नाभिकीय विखंडन होता है, जिससे ऊर्जा को सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है। तो दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा होता है। दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का नाम से जाना जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। अगला प्रश्न है, एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। तो 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति पे कितने बल से धकेलता है। तो दोस्तों, मान लीजिए एक आदमी ये है और दूसरा आदमी ये है। ये इस आदमी को 50 न्यूटन के बल से धक्का देता है। तो दोस्तों, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में समान प्रतिक्रिया होती है। तो ये आदमी भी, दूसरा आदमी भी पहले आदमी को 50 न्यूटन बल से धकेलेगा। अर्थात इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया। यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 kg है और मोबाइल फ़ोन का को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, अर्थात जी बराबर 10 मीटर प्रति सेमी स्क्वायर है, तो मोबाइल फ़ोन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो दोस्तों आपको पता होगा स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। यहाँ m दिया है 0.5 kg, g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और हाइट दिया है 100। तो दोस्तों जब इसको हम सारा गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 500 जूल, अर्थात मोबाइल की स्थितिज ऊर्जा 500 जूल हो जाएगी, अर्थात इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉट डॉट अल्ट्रासाउंड, नहीं दोस्तों यहाँ अल्ट्रासोनिक होगा, उत्पन्न करके खेलते हैं। तो दोस्तों जो चूहे होते हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स उत्पन्न करके खेलते हैं। दोस्तों नर चूहे जब मादा चूहे के समकक्ष का अनुभव करते हैं तो नर चूहे अल्ट्रासोनिक ध्वनियों को उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है। तो दोस्तों कैलिफोर्नियम एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। दोस्तों कैलिफोर्नियम को CF से प्रदर्शित करते हैं। यह एक्टिनाइड का सदस्य है। एक्टिनाइड तत्वों में दोस्तों एक्टिनियम से लेकर लारेंसियम को एक ही आवर्त सारणी में रखे गए हैं। अगला प्रश्न है डॉट 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 विद्युत धारा के तापी प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों विद्युत धारा के तापी प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पे इलेक्ट्रिक घंटी जो होती है वो आधारित नहीं है। दोस्तों इलेक्ट्रिक घंटी विद्युत धारा के तापी प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पे आधारित नहीं है। यह धातु की बनी होती है जिस पर विद्युत चुंबक की क्रिया द्वारा बार बार एक हथौड़ा प्रहार करता है जिससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 होता है। अगला प्रश्न है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें, तो दोस्तों अब ऊष्माक्षेपी अपक्रिया उस अपक्रिया को कहते हैं जिसमें ऊष्मा निकलती है। दोस्तों उन रासायनिक अपक्रिया को ऊष्माक्षेपी कहते हैं जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों हाइड्रोजन का जलना एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में केवल 7 तत्व हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीरियम और Fr। ये 7 तत्व हैं जो समूह 1 में रखे गए हैं। अगला प्रश्न है गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है। तो दोस्तों गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होगी। दोस्तों गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा होती है जो उसके रेखीय वेग तथा कोणीय वेग के कारण होती है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन एक निष्क्रिय गैस है। तो दोस्तों निम्न में से क्रिप्टॉन एक निष्क्रिय गैस है। दोस्तों इसके अलावा आर्गन, हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान एक निष्क्रिय गैस होते हैं क्योंकि इनका अष्टक पूरा होता है। यह न किसी तत्व या गैस से क्रिया करते हैं, इसलिए इसे निष्क्रिय गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है जब 8 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो वह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, तो लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों इसमें बल का परिमाण पूछ रहा है, तो उस बल के परिमाण का फार्मूला होता है F/T। तो दोस्तों F को हम ma लिख सकते हैं
और ये टी हो गया। एम को ए होता है दोस्तों A2 माइनस A1 अर्थात एक्सेलरेशन जिसे बोलेंगे, और अपान टी। तो दोस्तों यहाँ एम दिया है 8 kg और हमारा ये दिया है A2 दिया है 9 और A1 दिया है 4 मीटर, अपान टी दिया है 2 सेकेंड। तो हो जाएगा 8 इंटू 9 में से 4 गए 5/2। तो ये दोस्तों हो जाएगा 40/2 अर्थात 20 बल का लगाए गए बल का परिणाम होगा दोस्तों 20 न्यूटन, अर्थात इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरूवेट का विघटन कहाँ होता है? तो दोस्तों ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरूवेट का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दोस्तों ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरूवेट का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करता है, इसलिए इसे ऊर्जा गृह या ऊर्जा भंडार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? तो दोस्तों निम्न में से जंतुओं का सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा होता है। दोस्तों आर्थ्रोपोडा जो होते हैं उनके शरीर के 3 भाग होते हैं, सिर, वक्ष और उदर। इन तीनों होंगे जिसमें वो आर्थ्रोपोडा के समूह में आएंगे। उदाहरण के तौर पर दोस्तों तिलचट्टा, केकड़ा और मक्खी जो होते हैं वो आर्थ्रोपोडा समूह के जंतु हैं। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता है? तो दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता होती है समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पे उल्टी और आभासी, अर्थात इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो दोस्तों नारियल की छाल का निर्माण स्क्लेरेनकाइमा ऊतक द्वारा होता है। दोस्तों नारियल की छाल का निर्माण स्क्लेरेनकाइमा ऊतक द्वारा होता है। इनकी कोशिका भित्तियां प्रायः इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज अर्थात प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक को लिखा है चार्ल्स डार्विन ने। दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक को 1859 में प्रकाशित किया था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।